हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है थर्ड एडिशन का वो पढ़ेंगे। और आपका सेट नंबर इसमें देखिए, आपका इसके पहले आपका बहुत सारे सेट पढ़ चुके हैं। तो आज आपका सेट इसमें देखें तो आपका सेट नंबर आपका इस वीडियो में 19 देखने वाले हैं, जो कि आपका 29/8/2021 का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास आपका क्वेश्चन। देख सकते हैं प्रवर्तन निरीक्षक मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका परीक्षा तिथि 29/8/2021 का है। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ये ए नंबर हो जाएगा, उपाध्यक्ष। इससे जुड़ी हुई यहाँ पे देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट जानकारी। तो लोकसभा अध्यक्ष का आपका त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हैं। आगे संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि कई लोकसभा की आपका पहली बैठक प्रारंभ न हो जाए। कोई विधेयक धन विधेयक की नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प या अविश्वास के आधार पर ही आपका अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जिसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मलवंकर तथा उपाध्यक्ष अनंत सैनवन अयंगर थे। जीवी आपका मलवंकर को JL नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे 2 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस घटना का पर आधारित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, ध्रुवीकरण। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ए के बीच होता है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। आगे पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो आपका ये आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। चलिए इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका तो मस्की गुजरात शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवान प्रिय एवं प्रियदर्शी उपाधि धारण की थी। मस्की गुजरा नोटूर आपका उद्गोलम अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम अशोक उल्लेख मिलता है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका इसमें क्वेश्चन, इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी है। आपका सीली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आगे यहाँ पे 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, गति का जड़त्व। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में आपका तो चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है, जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना विराम की जड़त्व का उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, सुवर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इंजन जलप्रपात है, जो कि कैरो नदी पर स्थित है। आपका धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। आपका जोग आपका गरशोपा महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो महानदी को ओडिशा का अशोक भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का निग्र प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, अनुच्छेद 228। यहाँ पे इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे आपका
तो अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है या उच्च न्यायालय को यह आभास हो कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सर्वमान्य प्रश्न अतः निहित है, तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा लेगा और स्वयं मामले का निपटारा करेगा या उक्त विधि के प्रश्न पर निर्णय के प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को लौटाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों को न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय की आधारकारिता का उल्लेख है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो सी नंबर रेटिना का दृष्टि पटल पर। इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका। तो मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। आंख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। रेटिना दृष्टि शिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंबों रूप और आकार की अनुभूति आपका मस्तिष्क को कराती हैं। सामान्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। आपका 5500 ए तरंगदैर्घ्य वाले परिदृश्य प्रकाश के प्रति मनुष्य की आंख सबसे अधिक संवेदनशील होती है। कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। नेत्र में कॉर्निया की दान किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका कहते हैं। आंख में रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। यहाँ पे आंख का आप देख सकते हैं चित्र यहाँ पे आपका है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो परितारिका का आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जबकि डायफ्राम के माध्यम से कैमरे में प्रकाश की मात्रा समायोजित किया जाता है। मानव आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनता है, जबकि रेटिना कमरे में फिल्म के रूप में कार्य करती हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। आपका प्रदीप होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत आपका सिग्नल उत्पन्न करती है। यह सिग्नल आपका दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तथा पहुंचा दिए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को आपका संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा कि वैसा ही देख लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर पत्तियों में। प्याज अपने भोजन को पत्तियों में संग्रहित करता है। प्याज एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज के पौधों के लिए पोषक तत्व कंद के भीतर जमा होते हैं। प्याज संचित भोजन सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है। आपका पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। गाजर, शकरकंद और मूली जड़ का उदाहरण है। पौधे का भाग जो भ्रूण के प्रकुर से विकसित होता है कहलाता है। यह धनात्मक प्रकाशवर्ती होता है। इनके प्रकाश निम्नलिखित होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपका, तो भूमिगत तना, तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने के प्रकार होते हैं आपका आलू कंद, शकरकंद, प्याज, लहसुन, लिली, घनकंद, अरबी, जिमीकंद, प्रकंद, हल्दी, अदरक, फन, केला इत्यादि। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर तमिलनाडु। आपका थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु समुदाय के लोगों द्वारा जनवरी-फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को पुष्य तारा के साथ संबंध जोड़कर मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान आपका मुरुगन की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। आपका उगादी त्यौहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आपका नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आमाशय से आपका। इससे जुड़ी हुई कुछ यहाँ पे जानकारी आपका देख लेते हैं। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है।
आमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में आपका पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। आपका पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणुओं से पहले आपका पेप्टाइड तत्पश्चात आपका पेप्टोन्स में तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय आपका प्रोपेनिन सक्रिय आपका रेनिन में परिवर्तित हो जाता है, जो दूध में उपस्थित आपका केक्सिनोजन प्रोटीन का पाचन करता है। आगे यहाँ पे है आपका क्वेश्चन 11 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर लेटेराइट मिट्टी। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। आपका उच्च तापमान और अधिक वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट होने से लेटेराइट मिट्टी बनती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिस कारण मृदा लाल होती है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती हैं। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा को नमी धारण करने की क्षमता नहीं होती। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर आपका क्वेश्चन कि कवरताल झील कहाँ है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर बिहार। आपका कवरताल झील बिहार में है। कवरताल आपका कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इस झील और इसके आसपास की आर्द्र भूमि को पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त है। आपका गोगाबिल झील कटिहार में स्थित है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका तो बखीरा झील, सुर सरोवर, आपका किथिम झील, रामगढ़ ताल झील, सिरसी जलाशय, लौर झील आदि उत्तर प्रदेश में स्थित है। डल झील आपका वुलर झील, नागिर झील आदि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपका भीमताल, आपका सतताल, सप्त ऋषि कुंड, सहस्ताल, डोंडी ताल आदि झीलें उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तत्कार किस नृत्य का रूप है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका कथक। ये देखें इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका तो तत्कार कथक नृत्य का रूप है। आपका कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। प्राचीन समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते थे तथा अपनी कथा को नया रूप देने के लिए नृत्य करते थे। इसी से दक्षिण भारत में कथा कालक्षेपम हरिकथा का रूप बना है और यही उत्तर भारत में कथक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कथक नृत्य में पैरों में बंधे घुंघरुओं से जो ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे तत्कार कहते हैं। तत्कार के द्वारा नर्तकी विभिन्न लयकारी एवं बोलों को प्रस्तुति करता है। आपका कथक नृत्यों को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी रहा है। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को समय जेल से भगाकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को समय हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट और इसमें जानकारी आपका और 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल के चारदीवारी फांदकर जेल से फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई के जंगल में रहकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। सरदार नित्यानंद सिंह को आज़ाद दस्ता का निर्देशक बनाया गया। मार्च अप्रैल 1943 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का स्थापना किया गया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया। जयप्रकाश नारायण को कलकत्ता भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1942 के आंदोलन में बिहार में सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन, UNICEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर न्यूयॉर्क में। आपका इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देखें यहाँ पे तो
NICEF की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस गठन का पुराना नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जबकि 4 नवंबर 1946 को यह प्रभावी हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर अकबर द्वितीय ने। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आपका नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक अंडबरों का विरोध किया था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा में स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज नामक धार्मिक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर 10 दिसंबर को आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका आगे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी कुछ देख लेते हैं। तो आपका विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2023 को थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है आपका। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व आत्महत्या की रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर रामानंद ने। आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें। तो भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार एवं आपका नैनवार आपका संतों द्वारा की गई थी। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए। रामानंद के 12 शिष्य थे जिनमें रैयत दास सेन, कबीर धन्ना आदि थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये अष्टछाप के प्रवर्तक थे। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका तो वल्लभाचार्य का नाम विष्णु स्वामी भी था। इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। स्वामी रामानंद ने आपका पद्मावती तथा सुरसिर नामक स्त्रियों को अपनी शिष्य बनाया था। आगे 19 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर परामर्शी अधिकारी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पे। तो परामर्शी अधिकार उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल आपका सर्वोच्च न्यायालय परामर्शी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मूल अधिकार के परिवर्तन से जुड़े मामले, अधीनस्थ न्यायालयों की विधि के आपका सर्वमान्य प्रश्न वाले मामलों की आपका व्याख्या, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले पर आपका फैसला करने का अधिकार मूल आरंभिक अधिकार है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो अनुच्छेद 323 के क के तहत स्थापित अधिकारों के निर्णयों के विरोध अपीलीय अधिकारों के तहत उच्च न्यायालय निर्णय करने में सक्षम है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण करने का अधिकार है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर गेहूँ। आगे इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका तो स्टेपी क्षेत्र गेहूं फसल के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इटली का लोम्बार्डी मैदान चावल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यूरोप में आपका चुकंदर की खेती चीनी उत्पादन हेतु किया जाता है। आपका मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डोंगर बैंक व ग्रेट आपका फिशर बैंक विश्व प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर 1887 में। देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका तो इंडियन सोशल
आपका कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इसका पहला सत्र आपका दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया और आपका बहुविवाह को विरोध प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आपका महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपका, तो निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर पाटलिपुत्र। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका, तो मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्र शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण की आपका विंध्य पर्वत तक, पूर्व से आपका चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। औरंगजेब के काल में पटना का नाम आपका अजीमाबाद किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 23 नंबर आपका यहाँ पे, कि भूरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन सा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर फील्ड एस्पार। आपका भूरपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज फील्ड एस्पार है। आपका फील्ड एस्पार एल्यूमिनो सिलिकेट खनिजों के समूह से कोई भी जिसमें कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम होता है। आपका फील्ड एस्पार पृथ्वी के पपड़ी के आधे से अधिक हिस्सा बनाते हैं। IUGC अग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण आपका फील्ड एस्पार के 2 समूहों में किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 24 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर झेलम। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका, तो बारामूला झेलम नदी के किनारे स्थित है। बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। बारामूला शहर का प्राचीन आपका नाम बारावारा था। झेलम नदी का प्राचीन नाम विदसता नदी था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका चिनाब नदी पर प्राचीन नाम आस्किनी नदी था। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर जोलॉजिकल फेरिक ऑक्साइड। आपका आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी कुछ आपका, तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली CO गैस सर्वाधिक जहरीली है। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। यह रंगहीन तथा आपका गंधहीन है। यह श्वसन प्रणालियों के लिए हानिकारक है। यह विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन प्रवाह को रोकने में समर्थ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसके अन्य स्रोत कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का अपूर्ण दहन है। अधिकतर वाहनों में उचित रखरखाव का अभाव अथवा प्रदूषक नियंत्रक उपकरण उपयुक्त नहीं होती हैं। आगे देखें आपका क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर छत्तीसगढ़। देखें यहाँ पे आपका, तो कोरबा कोयला आपका खदान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में कोरबा, लारा, आपका सीपत, उत्तर प्रदेश में रिहंद, दादरी, डाडा, उचाहार, बिहार में बरौनी, आपका बांध, कलगांव, ओडिशा में तलचर, कनिहाल, आपका दलीपाली, झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र। भारत के राज्यों में कोयले के भंडार में झारखंड अग्रणी है एवं उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। आगे यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर लोहा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो आपका गैर लोहा चक्रणीय यहाँ पे देख सकते हैं बटा हुआ है सभी को। यहाँ से देखेंगे आपका इंपॉर्टेंट, तो जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग न या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे गैर नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका, तो गैर नवीनकरणीय संसाधित समितियों मात्रा में उपलब्ध होते हैं। गैर नवीनकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं क्योंकि इसके कार्बन उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी आदि गैर नवीनकरणीय संसाधन है। नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपका ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। आगे देखें यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आपका,
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेप भू आकृति है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर जलोढ़ पंख आपका। देखें इसमें आपका इंपॉर्टेंट जानकारी, जलोढ़ पंख नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती हैं तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती हैं, जिसके कारण नदी अपने साथ प्रवाहित बड़े बड़े ब्लू कंकर पत्थर आदि के पर्वत पाद पर निक्षेप करने लगती है, जिसे जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, कोरापुट निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर बॉक्साइट। इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा का कलहारी तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड के पलामू तथा लोहरदंगा में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। लौह यक्स में प्रमुख क्षेत्र में गुरुमहिसानी आपका सुलेपत दल्ली राजहरा ओनामुंडी भावनगर आदि कॉपर का प्रमुख क्षेत्र घटिसीला अलवर बोटांग गुट्टर माला जंगखंड क्षेत्र आदि हैं। आगे देखते हैं 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका कैस्पियन सागर। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक आपका जाड़े के मौसम में बारिश करता है। आगे देखिए यहाँ पे आपका, तो जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तो उनकी नमी बारिश और बर्फ के रूप में बदल जाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाड़े में वर्षा होती हैं। यह जाड़े में वर्षा रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए आपका, तो पश्चिमी विक्षोभ से भू संकलन, भू भरी आंधी, आपका ओलावृष्टि और ठंडी लहरें से क्षति भी उठानी पड़ती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, सांदीकपुर सिनौली निम्न में से कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर उत्तर प्रदेश आपका। देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी इससे जुड़ी हुई आपका, तो सांदीकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। इस पूरा स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2005 में करवाया गया था। यह महाभारत कालीन स्थल है। इसके उत्खनन से रथ महिला कंकाल, धनुष, शाही ताबूत तथा सिंधु सभ्यता कालीन कब्रों का प्रमाण मिला है। यहाँ से 177 मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। सिनौली गांव सिंधु सभ्यता कालीन स्थलों की सूची में नवीनतम स्थान है। आगे देखेंगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे उससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो जठर रस का पीएच मान 2 होता है और आमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि की ऑक्जेटिक आपका सेल से जठर रस का स्राव होता है। आमाशय की अम्यूकोसा में जठर ग्रंथि स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यथा आपका म्यूकस का स्राव करने वाले आपका श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, आपका पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं भी आपका प्रोएंजिम पेप्सिनोजेनक का स्राव करती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 36 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर चतुष्फलकीय। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका 37 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर उष्णकटिबंधीय। इससे जानकारी यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट, तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय है। चावल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की फसल है। चावल की फसल हेतु भूमि समतल तापमान आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर औसत होती हैं। चावल भारत की प्रथम और विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। विश्व का धान का कटोरा थाईलैंड को तथा भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य एवं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। बिहार धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय आपका मनीला में है। आगे यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपका
38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर सल्फा ड्रग आपका। देखते हैं यहाँ पे आपका इससे इंपॉर्टेंट जानकारी। तो सल्फर ड्रग सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है आपका। सल्फर ड्रग यह रासायनिक पदार्थ है जो पहली बार आपका जीवाणुओं से रक्षा के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया था। सल्फर ड्रग नामक आपका एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड आपका डोमगड ने किया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु के विरुद्ध उपचार हेतु कारगर होता है। सर्वप्रथम आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया, जो कि आपका पेनिसिलियम नोटेस नामक कवक से प्राप्त किया गया था। आपका क्लोरेमेफेनिकोल एंटीबायोटिक का निर्माण 1947 में किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 39 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यस्थ आपका लचीला है? तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा स्टील। यहाँ पे स्टील सबसे अधिक आपका प्रत्यस्थ लचीला है। यहाँ पे से जानकारी देखेंगे तो आपका वह जिसके कारण किसी पदार्थ का आपका प्रत्यारोपित बल्ब को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यस्था कहलाता है। यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं हो तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर एक्स किरणें। देखेंगे यहाँ पे तो एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 41 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे को वर्तमान में भारतीय रेलवे के नाम से जाना जाता है और जिसका मुख्यालय बम्बई के बोरी बंदर में है। भारत के पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका तो 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना 1849 में की गई थी। इस कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। भारत में दूसरी ट्रेन 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। आपका कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका। देखेंगे इससे जुड़ी हुई जानकारी आपका, तो आपका सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। वित्तीय मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में काम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार वार्षिक विनियोजन लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। महालेखा नियंत्रक सरकारी व्यय के आपका सम्मिलित एवं सरकारी आय के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्थाओं का संचालन करता है। महालेखाकार का कार्यकाल वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक और 1884 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। आगे यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। भारत संविधान में संघीय प्रणाली का कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु संघीय लक्षण संविधान के विद्यमान है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 44 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पे देखेंगे आपका, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। संविधान मौलिक कर्तव्यों को इसी संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आगे यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य करने वाले शोधन को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। आगे 45 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि लौर्य अरणराज क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर स्तंभ लेख आपका। इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका,
तो लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है। सम्राट अशोक ने जो 7 राजगीय स्तंभ लेख खुदवाया था उसमें से एक स्तंभ खेर लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ में शीर्ष पर शेर की आकृति है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इससे अशोक की रानी आपका कौराकी और इसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। आगे यहाँ पे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर बायोप्सी। कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के प्रभावित हिस्सों से कोशिकाओं या ऊतकों का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। आपका बायोप्सी सर्जरी के द्वारा डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी की संभावना को कम करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन, इससे जुड़ी हुई यहाँ पे देखेंगे और जानकारी आपका, बायोप्सी सर्जरी 5 प्रकार के होते हैं। आपका बोन मैरो बायोप्सी, यह मानव शरीर की हड्डी में किया जाता है। आपका एंडोस्कोपी सर्जरी, मानव शरीर में किसी ऊतक की स्थिति का पता लगाने हेतु सर्जरी की जाती है। आपका नीडल बायोप्सी, त्वचा में ऊतक के इकट्ठा करने के लिए परीक्षण किया जाता है। स्किन बायोप्सी, त्वचा कैंसर को रोकने हेतु स्किन बायोप्सी किया जाता है। सर्जिकल बायोप्सी, ऊतक के असामान्य हिस्सों में निकलने हेतु तकनीक अपनाई जाती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? बी नंबर बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण आपका मान बढ़ता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। अतः इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी के सूचित करते हैं और जी के मात्रक वही है जो त्वरण के मात्रक है, अर्थात ms-2 आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 48 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सूर्य प्रकाश। आपका देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य प्रकाश है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का आंतरिक स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उष्मागतिकीय सिद्धांतों के आधार पर होता है। एक इकाई क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक घटकों के पारस्परिक अंत संबंधों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। सूर्य से प्राप्त भौतिक ऊर्जा को उत्पादक रासायनिक ऊर्जा में तथा उपभोक्ता ऊर्जा में बदल देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 49 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति संरक्षण कहाँ है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान मुख्यालय देहरादून में है। उष्णकटिबंधीय अनुसंधान का मुख्यालय जबलपुर में है और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका है कि महत्वपूर्ण जानकारी, संस्थान विभाग और स्थल आपका, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग आपका कोयम्बटूर, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका बेंगलुरु। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पोग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। आपका माता टीला बांध आपका रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हो जाएगा 22। आपका भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा आपका सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 92 संशोधन अधिनियम आपका 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। भारतीय संविधान के भाग यहाँ पे 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे यहाँ पे 52 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर असम। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। चाय उत्पादक के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय में पेय पदार्थ और इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका, तो कर्नाटक आपका सुपारी एवं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। आपका कॉफी बीज से प्राप्त होता है। इसमें आपका कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखेंगे इससे जानकारी इंपॉर्टेंट आपका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च हेतु अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में तय करके दांडी पहुंचे। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून भंग किए। दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार वेब मिलकर गांधी जी के साथ था। आगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस गांधी दांडी मार्च की तुलना में नेपोलियन का एल्बा से आपका पेरिस यात्रा से किए थे। आगे क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा सड़क परिवहन आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देख लेंगे आपका। तो कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। आपका ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 एवं NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क का मार्ग सड़क एवं आजम और उत्तरा पथ भी कहा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। आपका फ्रेंच ओपन 2020-22 महिला एकल वर्ग का खिताब ईगा टेक जीता। इस आगे क्वेश्चन 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो आपका सही आंसर कौन होगा, ए नंबर सिंगापुर। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को सम्मिलित किया गया है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है कि IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है, तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा आपका। इस बाइक का नामकरण आपका PIMO किया गया है। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि गुलजार देहवाली जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर कवि। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका ये आपका गुलजार देवहरी जिनका निधन हो गया कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। गुलजार देवहरी मूल नाम पंडित आनंद मोहन आपका चुस्ती था। आगे देखेंगे 61 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 51। आगे भी आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर को है और ये भी मैथ का आपका क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं 64 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी आपका मैथ का है, सबसे बड़ा भिन्न बताना है, तो आंसर कौन हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे 65 नंबर आपका 123 का वर्ग क्या होगा बताना है, तो आपका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। 66 नंबर भी आपका इसका निकालना है वर्गमूल वर्ग, तो आपका ये घनमूल, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर। आगे देखते हैं 67 नंबर भी आपका मैथ है कि √8 गुने √14 क्या होगा, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर 4√7 आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है तो उसका रन रेट क्या है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, सी नंबर।
आगे आपका देखते हैं, क्वेश्चन है आपका कि यदि आने वाले परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बृहस्पतिवार, डी। 70 नंबर में भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर। आगे 71 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर कौन सी हिमालय सिंह आपका। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका सिमलम और इंश्योरेंस जो हाल ही में खबरों में थे, यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है, सिमलम और इन्फ्लुएंसर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बी नंबर पर्यावरण। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर लेखक। आपका मनोज दास निधन हो गया, वे लेखक थे और ये अंग्रेजी और उड़ीसा भाषा के द्विभाषी लेखक थे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, आपका 74 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर रुद्रम-1 आपका। ये आपका भारत की पहली स्वदेशी आपका विकिरणरोधी मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया, उसका नाम रुद्रम-1 है। DRDO द्वारा रुद्रम-1 को ओडिशा में व्हीलर द्वीप से अक्टूबर 2020 में सुखोई आपका 30 MK-1 फाइटर जेट प्रक्षेपित किया। रुद्रम-1 और मैक नंबर 2-3 के बीच रुद्रम मिसाइल किसी भी सिंगल रेडिएशन को पकड़ सकती हैं और रडार पर लाकर उसे नष्ट करने में सक्षम हैं। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा डी नंबर बौद्ध संपदा। आपका कपिला कार्यक्रम बौद्ध संपदा क्षेत्र से संबंधित है। अक्टूबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आपका निशंक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में उद्देश्य आविष्कारों में पेटेंट की प्राप्ति जागरूकता लाना है। आगे यहाँ पे है 76 नंबर क्वेश्चन आपका कि कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों के संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 275। यहाँ पे देखिए जुड़ी हुई यहाँ पे जानकारी इंपॉर्टेंट आपका, तो अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के भाग यहाँ पे 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। भारत में केंद्र और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों वितरण में कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयोगिता को मुख्य सिद्धांत माना गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 276 के तहत वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं और आपका नियोजनों पर कर लगाने का प्रावधान है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर उत्तर प्रदेश आपका। यहाँ पे देखें इससे जानकारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शैक्षणिक केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश IIT और BHU में एक क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र स्थापित किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसरो की स्थापना से पूर्व 1962 में ही भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे और कुछ है आपका इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। आगे और आपका 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोफेसर सौरभ आपका लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए आपका नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे इस IIT संस्थान के प्रोफेसर हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर। इससे इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। आपके देखते हैं आगे क्वेश्चन 79 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर राजस्थान। यहाँ पे देखेंगे सरसों आपका अनुसंधान केंद्र राजस्थान में
आपका भरतपुर में स्थित है। सरसों का वानस्पतिक नाम यहाँ पे ब्रैक्सिया और कॉम्पिटरिसिस है। यहाँ पे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान आपका बीकानेर में है। आगे देखते हैं यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर पलवरम। देखते हैं यहाँ पे आपका इससे जानकारी आपका, तो भारतीय पुरापाषाण कलाकृति पलवरम से प्राप्त हुआ है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा घाटी एवं भोपाल के पास आपका भीम बेटिका नाम चित्रित आपका शैलश्रेयों का प्राप्त हुए हैं। भीम बेटिका की गुफा खोज 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाटक द्वारा की गई थी। भीमबेटिका गुफा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में जुलाई 2003 में घोषित किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस दल ने विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर 10%। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर जम्मू कश्मीर में। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी से जुड़ी हुई। तो आपका नवपाषाणिक गड्ढे आवासों के अवशेष जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। नवपाषाण काल में कृषि के आविष्कार से लोगों के जीवन यापन में अस्थायित्व आया। नवपाषाणकालीन लोगों के अस्थायित्व बसने प्रमाण रूप से बुरझोम का गर्तवास साक्ष्य में है। जम्मू कश्मीर के बुरझोम गर्तवास में आपका मालिक के शव के साथ आपका पालतू कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिला है। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का खोज पुरापाषाण काल में हुआ था और आपका नवीनतम खोज के अनुसार आपका लौरा देव भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान है। आगे देखेंगे 83 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कोई मामला अवशिष्ट आपका शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे देखेंगे इससे जुड़ी हुई जानकारी आपका, तो कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के भाग यहाँ पे 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 248 के 1 में वे प्रावधान है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन है। अवशिष्ट विषय का प्रावधान कनाडा के संविधान के अपनाया गया है। संसद संघ सूची और अवशिष्ट शक्ति के अलावा विशेष परिस्थितियों राज्य सूची विषयों पर कानून बना सकती हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर 15। देखेंगे इससे जुड़ी हुई आपका, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। आपका प्रवर्तन समिति जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, तुर्कान ए चलगानी को किसने समाप्त किया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, बी नंबर बलबन। तुर्कान ए चलगानी को बलबन ने समाप्त किया। तुर्कान ए चलगानी की स्थापना गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने की थी। बलबन का मूल नाम आपका बहाउद्दीन था। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ये बी नंबर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे इससे जुड़ी हुई जानकारी आपका, तो राज्यपाल के संबंध में कथन सत्य नहीं है। मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति परिवर्तित कर सकता है। राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को मृत्यु दंड की सजा माफ करने का अधिकार प्रदान करती हैं। राज्यपाल पद का सृजन अनुच्छेद 153 अंतर्गत किया गया है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो राज्यपाल पद सृजन अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया है।
राज्यपाल के राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख अनुच्छेद 154 के अंतर्गत बनाया गया है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। वे विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा सत्र के आहूत करते हैं, आपका सत्रावसान करते हैं और विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 7 के क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर। देखेंगे यहाँ पे आपका 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अपने से सॉल्व कर लीजिएगा इसे। 89 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका तो बी नंबर हो जाएगा। ये आपका कह रहा है 91 नंबर की, यदि सफ़ेद को काला, काला को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या है होगा? तो सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका। ये भी आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 92 का, तो बी नंबर। आगे 93 नंबर का भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो ए नंबर। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपका 94 नंबर भी आपका मैथ का क्वेश्चन कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो ए नंबर। देखते हैं आगे यहाँ पे आपका 95 नंबर। 95 नंबर दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए, तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं 96 नंबर है कि आपका विषम ज्ञात करना है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर, अल्टीमीटर। आगे 97 नंबर आपका क्वेश्चन है। और 97 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन, दिए गए इकाइयों को सही में व्यवस्थित करें, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर। 99 नंबर भी आपका चित्र दिया हुआ है, आपका रीजनिंग का सवाल है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 100 नंबर भी आपका क्वेश्चन कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा इसका तो ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।